हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है अपना चैनल ओईपी क्लासेस में। मैं निराला सर आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th का इकोनॉमिक्स अध्याय 1 का लेक्चर नंबर 2। पहला लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, उपनिवेश क्या है या उपनिवेशवाद क्या है, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था की संरचना, अर्थव्यवस्था की संरचना को कितने भागों में बांटा गया है, अर्थव्यवस्था के प्रकार, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर, समावेशी विकास, सतत विकास। यदि आप लोगों को इन सभी के बारे में पढ़ना है तो पहला लेक्चर देखना होगा। और यह जो सभी पॉइंट जो लिखा हुआ वो सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। अगला हम लोग पढ़ेंगे, अगले टॉपिक के बारे में दिया हुआ है आर्थिक नियोजन, यानी इन सभी टॉपिकों के बारे में आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 1 में। चलिए एक एक की पहले देखते हैं आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं। आर्थिक नियोजन है क्या? तो आर्थिक नियोजन यानी कि यह एक राष्ट्रीय योजना यानी सरकार के द्वारा लाया गया है वैसा योजना, वैसा नियोजन जो किसी देश के संसाधनों एवं सेवाओं का एक निश्चित अवधि तक कुशलता पूर्वक उपयोग करता है, तो उसे आर्थिक नियोजन कहते हैं। हमारे एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है कि आर्थिक नियोजन से आप क्या समझते हैं। तो आर्थिक नियोजन एक सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि एक योजना के तहत प्रयोग किया जाना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। एक योजना के तहत प्रयोग किया जाना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। यदि और थोड़ा सा बढ़िया से देखना चाहते हैं तो ऐसा नियोजन जो किसी देश के संसाधनों एवं सेवाओं का एक निश्चित अवधि तक कुशलता पूर्वक यानी सही पूर्वक इस योजना का लाभ उठाता है लोग, उसी को आर्थिक नियोजन कहते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। जो यह एक ऐसा योजना है, पंचवर्षीय योजना, यानी कि 5 वर्षों के लिए इसमें काम को निर्धारित किया जाता है और कराया जाता है देश में। इस योजना का भारत के प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं, यानी कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष किसे कहा माना जाता है? भारत के प्रधानमंत्री। अभी के समय में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और इसका गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 ईस्वी, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है हर एक बार। तो 15 मार्च 1950 ईस्वी में योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष किसे कहा जाता है? भारत के प्रधानमंत्री को कहा जाता है। चलिए हम लोग अगर देखते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद, तो इस परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था, क्योंकि आर्थिक नियोजन के लिए राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच को तालमेल बैठाने के लिए इसका गठन किया गया था। यानी कि कह सकते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कहेंगे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के अध्यक्ष के साथ कुछ तालमेल को बैठाने के लिए इस परिषद का गठन किया गया। देखते हैं किस क्या दिखा रहा है कि इस परिषद का गठन यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था, क्योंकि आर्थिक नियोजन के लिए राज्य सरकारों तथा योजना आयोग के बीच तालमेल और सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किया गया था। इस परिषद का सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। यानी कि बिहार की बात करते हैं तो बिहार का कौन इसका अध्यक्ष हो जाएगा? मुख्यमंत्री हमारे श्री नीतीश कुमार जी हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष हो जाएंगे। अगला हम लोग देखते हैं, अगला है वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली है क्या? 2 नंबर का पूछता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली वैसा प्रणाली जिसके माध्यम से वस्तु के माध्यम से क्या जाता है? आदान प्रदान किया जाता है। यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली वस्तु से वस्तु को पहले के समय में क्या होता था कि कोई भी सामान खरीदने से पहले हमें कोई भी वस्तु देना पड़ता था, उसके बदले में वो भी वस्तु देता था। लेकिन आज के समय में मुद्रा का इतना अत्यधिक विकास हो जाने के कारण हम लोग किसी को
पैसा देते हैं और वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं। उसी पहले के समय में वस्तु विनिमय प्रणाली बहुत ज्यादा प्रचलित था। इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है कि वस्तु से वस्तु को खरीदा या बेचा जाना ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है, या लेन देन करना ही क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। ध्यान से अभी देखते हैं, कह रहा है वस्तु से वस्तु को लेन देन किया जाना ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। अब अगर मौद्रिक प्रणाली, मौद्रिक का अर्थ होता है मुद्रा, मौद्रिक का अर्थ होता है मुद्रा। मुद्रा का मतलब होता है पैसा, मुद्रा का मतलब होता है पैसा, यानी कि वस्तु, किसी वस्तु को मुद्रा के पैसा के माध्यम से खरीदा या बेचा जाना क्या कहलाता है, मौद्रिक प्रणाली कहलाता है। यानी कि मौद्रिक प्रणाली मुद्रा के माध्यम से, यानी कि पैसा के माध्यम से वस्तु को खरीदा या बेचा जाना ही मौद्रिक प्रणाली कहलाता है। अगला है बैंकिंग प्रणाली, बैंकिंग प्रणाली यानी कि बैंकों के माध्यम से, बैंकों के माध्यम से चेक के द्वारा वस्तु को लेन देन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बैंकिंग प्रणाली कहा जाता है। बैंकिंग प्रणाली किसे कहते हैं, तो बैंकों के माध्यम से चेक के द्वारा, किसके द्वारा, चेक के द्वारा वस्तु को खरीदा या बेचा जाना ही बैंकिंग प्रणाली कहलाता है। अगर हम लोग पढ़ेंगे कोर बैंकिंग प्रणाली, कोर बैंकिंग प्रणाली है कि कोर बैंकिंग प्रणाली यानी कि वैसा प्रणाली जिसके अंतर्गत एक संकेत के माध्यम से एक व्यक्ति के खाते में किसी दूर अवस्थित दूसरे व्यक्ति के खाते में पैसा को ट्रांसफर करना ही क्या कहलाता है, कोर बैंकिंग प्रणाली कहलाता है। जैसे कि हम यहाँ नवादा डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ से किसी भी व्यक्ति के पास पैसा भेजना है तो वहां पे दूसरे, जैसे कोई पटना में स्थित है तो वहां भेजना है, तो इसे कौन सा माध्यम कहा जाता है, कोर बैंकिंग प्रणाली कहा जाता है। यानी कि वैसा प्रणाली जिसके अंतर्गत एक संकेत के माध्यम से एक व्यक्ति के खाते से दूर अवस्थित यानी दूर स्थित किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में उसी बैंक के माध्यम से पैसा का हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर किया जाता है, तो उसे कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं एटीएम, जो कि बहुत ही प्रचलित आज के समय में है। एटीएम का फुल फॉर्म पहले होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम यानी बैंकों के द्वारा जारी किया गया एक छोटा सा प्लास्टिक का कार्ड, यानी कि यह एटीएम जो होता है जिस बैंक में हम लोग खाता खुलाए होते हैं उसी बैंक के द्वारा यह एटीएम कार्ड दिया जाता है। यह एक बहुत छोटा सा होता है, जैसा कि आप लोग डिस्प्ले में देख रहे होंगे, बहुत छोटा सा होता है, आई प्लास्टिक का होता है। तो कहेंगे यह कौन जारी करता है, तो जारी करता है बैंक। तो कहेंगे बैंकों के द्वारा जारी किया गया, कैसा रहता है, प्लास्टिक का रहता है। तो प्लास्टिक का एक छोटा सा कार्ड जिस पर कुछ संकेत निहित होते हैं, यानी कि संख्या निहित होता है, जिस पर कुछ सूक्ष्म संकेत क्या चाहिए निहित होते हैं, यानी कि मौजूद होते हैं, जिसके माध्यम से किसी भी समय पैसा को हम लोग निकाल सकते हैं, उसी को क्या दिखाते हैं, एटीएम कहा जाता है। जैसे कि कोई भी बैंक रहे, एसबीआई, पंजाब, यानी कि हर एक बैंक क्या करता है, एक एटीएम जारी करता है। तो बैंकों के द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का एक छोटा सा कार्ड जिस पर सूक्ष्म संकेत निहित होते हैं, जिसके माध्यम से किसी भी समय पैसा को निकाल सकते हैं, तो उसे एटीएम कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा। 2 नंबर का पूछता है वीवीआई, बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगला हम लोग देखेंगे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अंतर क्या होता है, यानी डेबिट कार्ड, पहले हम लोग देखते हैं डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड कहेंगे बैंकों के द्वारा, यह भी जो होता है बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि एटीएम का ही एक रूप होता है। लेकिन यह डेबिट कार्ड यानी बैंकों के द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का एक छोटा सा कार्ड, बैंकों के द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का एक छोटा सा कार्ड जिसके माध्यम से बैंक में अपनी जमा राशि को पैसा का उपयोग करना ही डेबिट कार्ड कहता है। यानी कि इसमें पैसा क्या रहता है, मौजूद रहता है, उसके माध्यम से जितना पैसा उसी के हिसाब से अपना वस्तु को खरीदता है और बेचता है, लेकिन उसी के माध्यम से वस्तु को खरीद रहा है, उसी को क्या कहते हैं, डेबिट कार्ड कहा जाता है। यानी कि एटीएम का एक दूसरा रूप माना जाता है, लेकिन इसका उपयोग एटीएम में नहीं होता, या इसे स्वीप करना होता है। हर एक दुकान में, जैसे मॉल में, सब में रहता है, वस्तु को खरीदने के लिए जाते हैं तो हम लोग ज्यादातर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करते हैं, एटीएम का वहां प्रयोग नहीं होता। जिसमें कह सकते हैं, फिर से देखेंगे
एटीएम डेबिट कार्ड यानी कि बैंकों के द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का एक छोटा सा कार्ड जिसके माध्यम से अपनी जमा राशि के पैसा का उपयोग कर किया जाता है, तो उसे डेबिट कार्ड कहलाता है या डेबिट कार्ड कहते हैं। यानी कि आप लोग ऐसा डिस्प्ले पर देख रहे होंगे डेबिट कार्ड यानी एक 2 कॉपी एकदम एटीएम की तरह लग रहा है, ठीक है। अगला हम लोग क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड होता है कि यह बैंक जारी करता है, ये भी बैंक जारी करता है, लेकिन सभी व्यक्तियों के पास क्रेडिट कार्ड होता नहीं है। बैंक उसी व्यक्ति को जारी करता है जिसका उस बैंक में ज्यादा क्रेडिट बना हुआ रहता है। क्रेडिट यानी कि जो लोन लेता है, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि लोन दिया जाता है, बैंकों के द्वारा लोगों को लोन दिया जाता है। यानी कि क्रेडिट कार्ड बैंकों के द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का एक छोटा सा कार्ड, बैंकों के द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का एक छोटा सा कार्ड जिसके माध्यम से ब्याज पर पैसा प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यानी कि ब्याज पर वहां से हमारे बैंक के माध्यम से जिस पर हम लोग खाता खुला रहते हैं वह बैंक हमें ब्याज पर पैसा देता है। यानी कि उस पैसा को हम लोग क्रेडिट कार्ड में रखते हैं, उसके बाद स्विप करके इसको एटीएम में प्रयोग नहीं कर सकते। इसका होता है सभी मॉल जगह पे क्या जाता है, स्विप करने का एक साधन रहता है, उसी के माध्यम से क्या करते हैं हम लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि बैंकों के द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का एक छोटा सा कार्ड जिसके माध्यम से बैंक ब्याज पर पैसा प्राप्त करते हैं या कर सकते हैं, तो ऐसे कार्ड को डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कहा जाता है। यानी कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अंतर इतना समझ लेना है कि डेबिट कार्ड में उसमें पैसा मौजूद रहता है, यानी कि जितना पैसा है उतना का ही आप लोग उपयोग कर सकते हैं, उससे ज्यादा उपयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि आपके पास अकाउंट में 2000 है, तो उससे ज्यादा भी कहीं पे आपका क्रेडिट कार्ड बना हुआ है, तो उससे ज्यादा भी कहीं जैसे कि 2000 की जगह पर 5000 का आपका जरूरत है, तो वहां 5000 को आप निकाल सकते हैं, यानी कि किसी वस्तुओं को 5000 की वस्तुओं को खरीद सकते हैं यदि आपका क्रेडिट कार्ड बना हुआ है तो। लेकिन डेबिट कार्ड में ऐसा नहीं होता है। डेबिट कार्ड में होता है कि आपके पास जितना बैंक में पैसा मौजूद है उसी के हिसाब से आपको वस्तुओं को खरीदना होगा, यानी कि मतलब कि 2000 पैसा है तो 2000 का ही वस्तु खरीद सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन क्रेडिट कार्ड में है कि आपका क्रेडिट कार्ड बना हुआ है तो 2000 से ज्यादा भी वस्तुओं को आप खरीद सकते हैं, यही सिर्फ अंतर है और ज्यादा कुछ अंतर नहीं। अगला हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय यानी कह रहा है राष्ट्रीय आय क्या है, यानी कि हमारे देश की इकोनॉमी को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। देखिए हमारे देश के पैसा को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो कह रहा है किसी देश द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवा के मौद्रिक मूल्यों के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी कह रहा है, फिर से देखते हैं, राष्ट्रीय आय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, ठीक है। राष्ट्रीय आय किसी देश द्वारा एक वर्ष में उत्पादित यानी उत्पन्न जो वस्तु हुआ एक साल में जो उत्पन्न वस्तु हुआ उद्योगों से, सेवा से, यानी कृषि क्षेत्र से, इन सभी क्षेत्रों से जो वस्तु का उत्पादन हुआ और जो आय की प्राप्ति हुई और उसी को सभी को जोड़ दिया जाता है, तो इसी राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी कह रहा है परिभाषा क्या होता है, किसी देश द्वारा एक वर्ष में, कितना वर्ष में, एक वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवा के मौद्रिक मूल्य यानी कि पैसा के मूल्य के योग को, मौद्रिक मूल्यों के योग को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यानी कि यहां तक समझ में आ गया होगा राष्ट्रीय आय क्या है। यानी कि किसी देश द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवा के मौद्रिक मूल्यों के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। अगला हम लोग देखते हैं प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति कहने का अर्थ हुआ एक व्यक्ति का इनकम, यानी प्रति व्यक्ति, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति का इनकम एक साल में कितना होता है, उसी को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। लेकिन प्रति व्यक्ति आय निकालने का या परिभाषित करने का तरीका है कि राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त जो भागफल आता है उसी को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यानी कि हम लोग समझ लेंगे बिहार की जनसंख्या 15 करोड़ है, 15 करोड़ बिहार की जनसंख्या कितना है, 15 करोड़। अब 15 करोड़ जनसंख्या है और इसका राष्ट्र इनकम कितना है, बिहार की बात करते हैं तो इसका हो जाएगा 20 करोड़,
मानते हैं 20 करोड़ क्या चाहिए, इनकम, 20 करोड़ इनकम है। तो 20 करोड़ इनकम, तो 20 करोड़ में बिहार की जितना जनसंख्या उससे भाग देंगे तो बिहार का प्रति व्यक्ति आय पता चल जाएगा, जो भागफल आएगा उसका प्रति व्यक्ति आय पता चलेगा। ठीक है ना, यानी कहने का अर्थ हुआ कि राष्ट्रीय आय में, यानी कि राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर, राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। ये भी एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं। ठीक है, यानी कि एक फार्मूला इसका दिया हुआ है, प्रति व्यक्ति आय, हम क्या कहें परिभाषा इसी से फार्मूला के हिसाब से निकलता है, यानी कि राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से इसका मतलब होता है भाग, यानी भाग देने पर प्राप्त भागफल, यहां जो भी शेष जो बचेगा भागफल जो आएगा उसी को क्या कहेंगे, प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। यहां तक क्लियर है। और इसका परिभाषा याद रखना है, ये राष्ट्रीय आय, यानी फिर से एक बार देख लेते हैं। राष्ट्रीय आय किसी देश द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवा के मौद्रिक मूल्यों के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, यानी कि राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल के योग को क्या कहा जाता है, प्राप्त भागफल को क्या कहा जाता है, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अगला हम लोग देखते हैं प्रति व्यक्ति आय, भारत के किस राज्य का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय है, भारत के किस राज्य का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय है, तो हम लोग कहेंगे गोवा राज्य का, क्योंकि गोवा जो है पर्यटन क्षेत्र से सबसे ज्यादा पैसा का भंडार करता है, यानी कि गोवा सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य माना जाता है। यानी कि एक व्यक्ति का इनकम वहां लगभग एक सालाना इनकम, एक वर्ष में वहां का इनकम लगभग 1.5 लाख रुपया है, यानी कि एक व्यक्ति का इनकम वहां कितना है, 1.5 लाख रुपया। और प्रति व्यक्ति आय निकालने के बाद भारत में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा कहलाता है, गोवा कहलाता है। कौन कहलाता है, गोवा। उसके बाद कहेंगे कि सबसे कम इनकम किसका, यानी कि भारत में किस राज्य का सबसे कम इनकम है, तो सबसे कम इनकम हमारा बिहार राज्य है, जिसके पास मात्र 31,000 लगभग 31,000 प्रति व्यक्ति सालाना इनकम माना जाता है। कारण भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है, बिहार, जिसका एक व्यक्ति का सालाना इनकम मात्र 31,000 है, मात्र 31,000। इसलिए हम लोग कहेंगे प्रति व्यक्ति आय वाला सबसे ज्यादा वाला राज्य कौन सा है, गोवा, और सबसे कम बिहार। ठीक है ना। अब हम लोग कहते हैं मानव विकास सूचकांक, यह जो सूचकांक है राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा महबूब उल हक के देख रेख में बनाई गई थी। कहने का अर्थ हुआ कि यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा देख रेख में मानव विकास रिपोर्ट को तैयार किया गया था। यानी कहने का अर्थ हुआ कि मानव विकास सूचकांक को किसके देखरेख में बनाया गया था, तो महबूब उल हक के देखरेख में यह रिपोर्ट को तैयार किया गया था। किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। और यह जो रिपोर्ट है विभिन्न देशों की तुलना लोगों के शैक्षणिक यानी कि शिक्षा की योग्यता, शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य किस तरीके से है और प्रति व्यक्ति आय यानी कि प्रति व्यक्ति आय इनकम के आधार पर करती है। यानी कि मानव विकास रिपोर्ट किसके आधार पर किया जाता है, यानी कि किया जाता है कि शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर मानव विकास का रिपोर्ट जारी किया जाता है। यानी कहने का इसमें मेन पॉइंट क्या है कि मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। इसको कहते हैं, फुल फॉर्म होता है यूएनडीपी। और इसका होता है एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। और यह सूचकांक किसके द्वारा लागू किया गया था, किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। और किसके देखरेख में बनाया गया था, महबूब उल हक के द्वारा। इन्होंने मानवीय विकास रिपोर्ट किस आधार पर जारी किए थे, तो कहा था शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय के इनकम के आधार पर यह मानव विकास रिपोर्ट को तैयार किए थे। अगला देखते हैं
अगला है आधारिक संरचना। आधारिक संरचना, आधारिक संरचना का मतलब होता है वैसा संरचना, देखिए आधारिक संरचना हमारे देश के विकास करने के लिए, देखिए वैसा संरचना जिसके माध्यम से, वैसा संरचना जिसके माध्यम से देश का विकास किया जाता है, उसे आधारिक संरचना या आधारभूत संरचना कहते हैं। उसे आधारिक संरचना या आधारभूत संरचना कहते हैं। आधारभूत संरचना यानी कि आधारिक संरचना का दूसरा नाम ही क्या कहलाता है? आधारभूत संरचना कहलाता है। यानी आधारिक संरचना का फिर से देखेंगे क्या चाहिए कि वैसा संरचना, वैसा संरचना का मतलब होता है बनावट, यानी कि देश को किस तरीके से बनावट किया जाए, किस तरीके से सजाया जाए जिसके माध्यम से हमारा देश की इकोनॉमी ग्रोथ करे, यानी कि बढ़े, ठीक है ना। यानी कि वैसा संरचना या वैसा बनावट जिसके माध्यम से देश का विकास किया जाता है, जिसके माध्यम से क्या किया जाता है? देश का विकास किया जाता है, तो उसे आधारिक संरचना या आधारभूत संरचना कहते हैं। जैसे देश का विकास सबसे पहले कैसे किया जाएगा? जैसे में लिखा हुआ है स्कूल कॉलेज, यानी कि स्कूल और कॉलेज का क्या करना चाहिए? विकास करना चाहिए। हर एक राज्यों में, हर एक राज्य के हर एक जिलों में स्कूल और कॉलेज को क्या करना चाहिए? खुलवाना चाहिए। अस्पताल, बढ़िया अस्पताल बनाना चाहिए। और परिवहन मेन जरूरी है। इन सभी चीजों पे सारा स्कूल का भी विकास करना चाहिए जिससे लोगों को शिक्षा बढ़िया से मिल सके। कॉलेज और अस्पताल और परिवहन आदि का क्या करना चाहिए? विकास करना चाहिए, जिसके माध्यम से हमारे देश की इकोनॉमी और हमारे देश के सभी युवा लोगों को क्या मिल सके? रोजगार मिल सके और बढ़िया से इलाज हो सके। अगला कहते हैं कि आधारभूत संरचना को क्या कहा जाता है? आर्थिक संरचना कहा जाता है। आधारभूत संरचना को आधारिक संरचना या आधारभूत संरचना कहते हैं। अगला हम लोग देखेंगे कि बिहार के पिछड़ापन के कारण, पहले हम लोग इससे पहले देख लेते हैं बिहार के पिछड़ापन के कारण। बिहार का पिछड़ापन क्या कारण है? आज के समय में हमारा बिहार सबसे पिछड़ा राज्य की गिनती में क्यों आता है? पहले के समय में बिहार एक ऐसा समृद्ध राज्य माना जाता था, क्योंकि जितना भी लोग हैं, सभी लोग जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और आर्यभट्ट जैसे लोग यहाँ बिहार में, भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले व्यक्ति थे। और कहा जाता है कि बहुत सारा व्यक्ति हैं जिसने क्या बिहार में जन्म लेते हुए भी, और बिहार में संसाधन है, ऐसा कि संसाधन नहीं है, लेकिन उसे सही तरीके से प्रयोग नहीं किया जा रहा। इसलिए हमारा राज्य जो बिहार है बहुत पिछड़ा राज्य की गिनती में आता है, जिसे बीमारू राज्य की श्रेणी में रखा जाता है। बिहार को बीमारू राज्य की श्रेणी में रखा जाता है। हम लोग देखते हैं कि बिहार का पिछड़ापन का कारण, मुख्य कारण क्या है? तो पहला कारण है, एग्जाम में लिखेंगे, एग्जाम में वीवीआई पूछता है कि बिहार के पिछड़ापन का कारण के बारे में लिखिए, तो हम लोग डैश देके देखेंगे कि बिहार के पिछड़ापन के कारण निम्नलिखित होते हैं, जिसमें से पहला कारण है कि तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या क्या होता है कि बिहार में रोजगार नहीं है, उद्योग नहीं है, लेकिन जनसंख्या एकदम अंधाधुंध की तरह बढ़ रहा है, जिसके इतना जनसंख्या बिहार में बढ़ रहा है, हर एक राज्यों की तुलना में बिहार की जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि ना तो उद्योग है, ना तो कोई रोजगार है, और जनसंख्या पूरा बढ़ रहा है, ठीक है ना। यानी कि बिहार में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या और रोजगार नहीं रहने के कारण बिहार एक पिछड़ा राज्य की श्रेणी में माना जाता है या गिना जाता है। अगला है, बिहार में ना तो अच्छे स्कूल है, ना तो अच्छे कॉलेज है। बिहार में ना तो अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, हॉस्पिटल, परिवहन, संचार, इन सभी का कोई सही सुविधा नहीं मिलता लोगों को, जिसके कारण बिहार एक क्या माना जाता है? पिछड़ा राज्य की श्रेणी में माना जाता है या है। उसके तरह है बिहार में जो बिहार की जनसंख्या जो है, बिहार का जो जनसंख्या है, आधा से अधिक जनसंख्या किस पर निर्भर करता है? कृषि पर निर्भर करता है। अब कृषि मानसून पर निर्भर करता है, यानी कि मानसून यदि बढ़िया है, यदि बारिश होगा तो हम लोग कृषि बढ़िया से उपजा पाएंगे, बारिश नहीं होगा तो कृषि नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसका कोई निश्चित नहीं है कि बिहार में कृषि बढ़िया हो सके। इसीलिए कहा जाता है बिहार की आधा से अधिक जनसंख्या यानी 80% जनसंख्या, 80% जनसंख्या बिहार की कृषि पर निर्भर रहती है। और कृषि किस पर निर्भर रहता है? मानसून पर निर्भर रहता है, जिसके कारण बिहार एक क्या चीज माना जाता है? पिछड़ा राज्य माना जाता है या है। अगला हम लोग देखते हैं, ये सब सभी जो कारण है बिहार की मूलभूत समस्याएं हैं, जिसे दूर किया जा सकता है, लेकिन इस पर कोई सरकार ध्यान नहीं देता। अगला है, बिहार में उद्योग की कमी है,
कमी नहीं है ये नहीं है, इतना है कि कमी तो है वो दूर की बात है, लेकिन बिहार में एक भी उद्योग नहीं है, बिहार की एक भी उद्योग नहीं है। या हम सेंटेंस गलत कर सकते हैं कि कमी है, बिहार में उद्योग की कमी है, बिहार की उद्योग की कमी नहीं है, बिहार में उद्योग एक भी उद्योग नहीं है। जो भी उद्योग था चीनी मिल, बिहार में 40 चीनी मिल की चलता था, लेकिन आज के समय में एक भी चीनी मिल चालू नहीं है। ऐसा बिहार की स्थिति आ चुका है, यानी कि बिहार से झारखंड को जब अलग किया गया और बिहार गरीब स्थिति में आ गया। इसलिए कहा जाता है कि बिहार में उद्योग नहीं रहने के कारण बिहार भी क्या चीज माना जाता है, पिछड़ा राज्य माना जाता है, या पिछड़ा राज्य है। ठीक है, अगला देखते हैं, बिहार में ना तो यानी कि बढ़िया प्रशासन की व्यवस्था, नेताओं की दलाली करता, गरीबों को कोई पूछता नहीं है, ऐसा प्रशासन बिहार में है। इसलिए प्रशासन को भी क्या चीज होना चाहिए, सुधारना चाहिए, ऐसा है। और बिहार में कुशल प्रशासन, कुशल का मतलब होता है बढ़िया प्रशासन, पुलिस विभाग की कमी, यानी कि बिहार में अच्छे पुलिस विभाग में कोई बढ़िया इन सभी चीजों का क्या चाहिए, बिहार में कमी है, जिसके कारण बिहार एक क्या चीज माना जाता है, पिछड़ा राज्य की श्रेणी में माना जाता है। और बिहार में एक समस्या और है जिस पर कोई सरकार ध्यान नहीं देता है। कह सकते हैं कि बिहार को दो भागों में बांटा गया, बिहार को जो है दो भागों में बांटा गया। ये बिहार की आकृति, बिहार को दो भागों में बांटा गया, जिसमें बिहार को दो भागों में गंगा नदी बांटती है। गंगा नदी बिहार के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ऊपर हो जाता है उत्तरी बिहार, नीचे हो जाता है दक्षिणी बिहार। अभी हम लोग जहां से पढ़ा रहे हैं वो दक्षिणी बिहार में हम लोग हैं, नवादा जिला। कौन सा जिला, नवादा जिला से। लेकिन बिहार को दो भागों में बांटा गया है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार में क्या चीज की समस्या होती है, दोनों का अलग अलग समस्या। उत्तरी बिहार में होती है बाढ़ की समस्या, यानी कि यहाँ फसल तो लगाते हैं लोग, लेकिन बाढ़ के कारण, यानी कि हर एक वर्ष बाढ़ आ जाने के कारण फसल क्या हो जाता है, दह जाता है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को तीन चार महीना तक घर से बाहर रहना पड़ता है, बेघर रहना पड़ता है बेचारे लोगों को। ऐसा समस्या आ जाता है बिहार में, लेकिन इस पर कोई सरकार ध्यान नहीं दे रहा है, अपने चुनाव में लगा हुआ है। अगला है कि दक्षिणी बिहार में जो समस्या होती है, यहाँ सुखाड़ की समस्या होती है। ऐसा बिहार राज्य है कि एक तरफ बाढ़ की समस्या हो रही है, एक तरफ पूरा बाढ़ से बह रहा है, और दूसरी तरफ सुखाड़ से। यहाँ सुखाड़ आ जाने के कारण फसल सही तरीके से हो नहीं पाता है, जल जाता है फसल, ऐसा परिस्थिति आ जाता है बिहार में। इसलिए बाढ़ और सुखाड़ को बिहार की विषका माना जाता है, यानी कि श्राप माना जाता है। एक तरीके से श्राप दिया गया है कि एक तरफ बिहार में बाढ़ की समस्या हो रही है, एक तरफ बिहार में सुखाड़ की समस्या हो रही है। और इस पर सरकार को क्या करना चाहिए, यदि सुधारना है बिहार को तो सही तरीके से ध्यान देना चाहिए। यह भी पिछड़ेपन का एक मुख्य कारण बन जाता है, यानी कि बाढ़ और सुखाड़ पर नियंत्रण करना चाहिए सरकार को, जिससे बढ़िया बिहार बन सकता है। और यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जैसे बिहार के पिछड़ापन के कारण, तो बिहार के पिछड़ापन निम्नलिखित कारण होते हैं, जैसे कि आप लोग हमको बता दिए हैं, यानी कि तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, ना तो रोजगार रहने के कारण, और जनसंख्या दनादन बढ़ रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि बिहार का एक पिछड़ा राज्य माना जाता है। अगला है, बिहार में स्कूल कॉलेज सही तरीके से परिवहन संचार की व्यवस्था नहीं रहने के कारण बिहार एक कैसे माना जाता है, पिछड़ा राज्य माना जाता है। बिहार का आधा से अधिक जनसंख्या किस पर निर्भर करता है, कृषि पर निर्भर करता है, और कृषि मानसून पर निर्भर करता है, जिसके कारण बिहार एक कैसे है, पिछड़ा राज्य है। बिहार में उद्योग नहीं रहने के कारण क्या है, बिहार का एक पिछड़ा राज्य माना जाता है। बिहार में कुशल प्रशासन की कमी रहने के कारण, बढ़िया प्रशासन की कमी रहने के कारण बिहार एक कैसे माना जाता है, पिछड़ा राज्य माना जाता है। अगला हम लोग का टॉपिक है बिहार के पिछड़ापन को दूर करने का उपाय। बिहार को कैसे मतलब कि पिछड़ापन से निकाल सकते हैं, इसका कुछ उपाय दिया गया है। यानी कि पहला उपाय है कि जनसंख्या पर नियंत्रण, यानी जनसंख्या को रोक नहीं सकते, इतना किसी के पास साहस नहीं है, ताकत नहीं है कि रोक सकता है जनसंख्या को, सिर्फ नियंत्रण कर सकते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी एक नारा निकाले, हम दो और हमारे दो, यानी कि हम दो हैं तो हमारा बाल बच्चा भी कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए, जिससे जनसंख्या का क्या हो सकता है, नियंत्रण हो सकता है। यानी कि बिहार की जनसंख्या पर क्या करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए, जिससे बिहार की पिछड़ापन दूर हो सकते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है बिहार में छोटे एवं बड़े उद्योगों का विकास करना चाहिए, यानी कि आगमन करना चाहिए, यानी उद्योग को दूसरे राज्यों से इन सभी को क्या करना चाहिए, अपने बिहार में लाना चाहिए। लेकिन एक समस्या हम लोगों का भी हो जाता है कि यदि उद्योग आता है तो हम लोग धांधली करते हैं,
जिसके कारण बिहार में कोई उद्योग करना नहीं चाहता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा और बाकी सरकार को तो ध्यान देना ही है। ठीक है ना, बिहार में छोटे एवं बड़े उद्योगों का क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए। अगला है बिहार में कृषि व्यवस्था पर, बिहार में जो कृषि व्यवस्था पर क्या करना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए, यानी नए उत्तम बीजों का प्रयोग करना चाहिए। यानी कृषि का विकास करने के लिए नए नए बीजों का, नए तरीके से खेत की जुताई, इन सभी को माध्यम का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, जिससे क्या हो सकता है, कृषि विकास हो सकता है। और कृषि यदि विकास हो गया तो बिहार की अर्थव्यवस्था का किस पर निर्भर रहती है, कृषि पर निर्भर रहती है। इसलिए यदि कृषि विकास होगा तो बिहार की अर्थव्यवस्था में भी थोड़ा बहुत सुधार आएगा। अगला है बिहार में अत्यधिक बाढ़ की समस्या होती है। बिहार में अत्यधिक किसकी समस्या होती है, बाढ़ की समस्या होती है, जिस पर सरकार को क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। इसलिए कहा जाता है बिहार जो है आज पिछड़ा राज्य की श्रेणी में माना जाता है। यदि पिछड़ा राज्य से निकालना है तो बिहार जो बाढ़ की समस्या होती है, एक तरफ सुखाड़ की समस्या होती है, उन सभी को पाइपलाइन की मदद से, जिधर बाढ़ की समस्या होती है उसकी पानी को पाइपलाइन की मदद से दक्षिणी बिहार में प्रवेश करना चाहिए, जिससे एक तरफ सुखाड़ की समस्या भी नहीं होगी, एक तरफ बाढ़ की समस्या नहीं होगी। इन सभी चीजों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगला है कि बिहार में अच्छे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और परिवहन, संचार, इन सभी को सही तरीके से चलाना चाहिए, यानी कि सुविधा देना चाहिए, यानी विकास करना चाहिए। यानी कहने का अर्थ हुआ बिहार में अच्छे कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल, परिवहन का सही तरीके से क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए, जिसके कारण बिहार क्या हो सकता है, पिछड़ापन से दूर हो सकता है, यानी कि बिहार पिछड़ापन से क्या कर सकता है, निकल सकता है। ऐसा इन सभी पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और लोगों को भी थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। अगला हम लोग पढ़ेंगे कृषि जनित समस्या। कृषि जनित समस्या यानी कि कृषि जनित समस्या, कृषि जनित उद्योग यानी वैसा उद्योग जो कृषि संबंधित कार्यों को करता है, वैसा उद्योग जो कृषि संबंधित कार्यों को क्या करता है तो उसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं। यानी कहने का अर्थ हुआ कृषि यानी कि कोई भी फसल हुआ उसे जनित यानी कि जन्म, और उद्योग यानी उद्योग में ले जाकर, कंपनियों में ले जाकर, जैसे कि हम कह सकते हैं कि टमाटर को उपजाने के बाद टमाटर को कंपनी में डालकर उसे सॉस बनाया जाता है, टमाटर से ही सॉस का निर्माण होता है। अब हम लोग कहते हैं जैसे आम, इन सभी उगता है, उसके बाद अचार बनाया जाता है, इन सभी जाकर उद्योग में क्या हो जाते हैं, अचार ये सब बन जाता है, सॉस बन जाता है। इसी को कौन सी कहते हैं, कृषि जनित उद्योग, यानी वैसा उद्योग जो कृषि संबंधित कार्यों को करता है, कृषि संबंधित कार्यों को करता है तो उसे क्या कहा जाता है, कृषि जनित उद्योग कहा जाता है। अगला हम लोग पढ़ेंगे नारेगा मनरेगा का मतलब होता है या एक साल में या गरीब लोगों को दिया जाता है, यानी कि जो रोज खाता है रोज कमाता है, नहीं वैसे व्यक्तियों के लिए ये सब उद्योग है, वैसे व्यक्तियों के लिए ये सब योजना है जो रोज खाता है और रोज कमाता है। बेचारे को कुछ दिन अभी पता चल गया कोरोना वायरस में, कोरोना के समय जो रोज खाते थे रोज कमाते थे, कर बहुत सारे लोग क्या हो गए, मारे चले गए। इसीलिए सरकार एक योजना लाया था जिसे नारेगा मनरेगा के नाम से जाना जाता है, नारेगा के नाम से जाना जाता था, जिसे 2009 ईस्वी में 2009 में क्या कर दिया गया, इसका नाम बदलकर मनरेगा रख दिया गया, जिसे नारेगा नाम से जाना जाता था, लेकिन 2009 ईस्वी में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया, मनरेगा रख दिया गया। यह एक राष्ट्रीय योजना है। कैसा योजना है, राष्ट्रीय योजना। यह एक राष्ट्रीय योजना है जिसके अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को एक वर्ष में